सर ये इन्फ्लेशन का थोड़ा एक लाइन में अगर आप किसी को समझा सके कि इन्फ्लेशन में तो होता क्या है, मान लो 100 रुपए के कंपैरिजन में इन्फ्लेशन का, तो लोग किसी भी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं बिना इन्वेस्ट गैप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड द गेन का वो समझने से पहले। तो मैं क्या ना गाने से इसकी शुरुआत करूंगा। ठीक है सर। सैया बहुत ही पैसा कमावत है, महंगाई डायन खाई जावत है। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट का कोई टूल पकड़ना है, मान लेते हैं मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, टर्म इंश्योरेंस भी ले लिया, अब ये तो मेरे एक्सपेंसेस में गया, मंथली एक्सपेंसेस में चले गया जी, बट मेरा फ्यूचर प्रूफिंग, मेरा वेल्थ जनरेशन, इन सब का विषय अगर मैं लेता हूँ तो क्या मुझे गोल्ड में डालना है, क्या मुझे घर खरीदना है, या फिर मुझे म्यूचुअल फंड में डालना है? सर लेकिन एक बात बताइए, म्यूचुअल फंड के सिस्टम में अगर हम लोग लॉगिन लेते हैं या फिर किसी भी, तो ये कैसे समझ में आता है कि ये म्यूचुअल फंड इंडेक्स वाला है, ये म्यूचुअल फंड इक्विटी वाला है, ये वाला बैलेंस्ड है, डेट? क्या इसके कैटेगरीज म्यूचुअल फंड के नाम के आगे लिखी होती है? सर और ये भी फ़ायदा हो सकता है ना कि मानो मैं कितना भी एक्सपर्ट हो सकता हूँ अपने विषय का और कितना भी म्यूचुअल फंड का आज मैं स्टडी कर सकता हूँ जी, उसकी समझ शायद मेरे से कम हो, शायद मैं कहीं और बिजी हो जाऊँ, तो क्या लंबे समय को ध्यान में रख के एडवाइज़र के माध्यम से जाना चाहिए या डायरेक्ट रूट भी एक राइट रूट है? अब म्यूचुअल फंड का अगर आपने जैसे बताया कि म्यूचुअल फंड सही है, आप अभी आपने कहा, तो सर ये म्यूचुअल फंड होता क्या है? वेलकम व्यूअर्स टू आवर चैनल पॉडकास्ट विद तुषार जोगे। मैं आपका होस्ट तुषार आज लेके आया हूँ आपके पैसे के बारे में चर्चा। इन्वेस्टमेंट्स, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट होता क्या है, क्या इसकी आइडिया है, और जब आप अपना पैसा कहीं और लगाते हो तो उसके मायने क्या होते हैं, क्या किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, आज ऐसी कुछ बारीकियों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो आज विशेषज्ञ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, उनकी अगर हिस्ट्री, उनकी अगर बात कहूँ तो पिछले 5 से 6 सालों में इन्होंने अपना सफ़र म्यूचुअल फंड की दुनिया में 10 लाख से लेकर 45 करोड़ तक का सफ़र तय किया है। उनका पोर्टफोलियो साइज 45 करोड़ रुपीस तक का है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आइए लेट अस डीकोड, लेट अस अंडरस्टैंड, समझते हैं कैसे इन्होंने ये जर्नी पार करी, और सबसे पहले समझते हैं कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं, पैसे को समझा कैसे जाए। जो लोग आज भी ये सोच रहे हैं, मन में विचार लेके चल रहे हैं कि कुछ करेंगे, लेकिन समय बीतता जा रहा है, तो आइए लेट अस अंडरस्टैंड वेल्थ जनरेशन, इन्वेस्टमेंट, पैसा कैसा होता है, और हम कैसी अपनी परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति भविष्य में आके सुधरे। बात करते हैं जीरो से हीरो इन फाइनेंस, मिस्टर बीरेन शाह। बीरेन शाह, वेलकम टू आवर शो। कैसे हो सर आप? धन्यवाद तुषार। आपके माध्यम से मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच। आपने अपना समय इस पॉडकास्ट को दिया। हमारा प्रयास यही रहेगा कि ये पॉडकास्ट के थ्रू हम आपको कुछ सरल, कुछ सिंपल, पर कुछ बहुत ही महत्व फाइनेंस की दुनिया में आपको हम कुछ सिखा सके, ताकि आप उसको सीख सकें, उसका उपयोग अपने डेवलपमेंट में, अपना फाइनेंशियल गोल रीच करने में कर सके, और आप खूब धन उपार्जन करें। वाह, सही, क्या बात है, व्हाट अ लवली लाइन्स। बीरेन जी, एक बात बताइए, अक्सर जब निवेश, इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो लोगों को बहुत ज़्यादा असमंजसता होती है। एक लिमिटेड धन होता है, लिमिटेड पैसा होता है, ज़्यादातर लोग नौकरी पेशे वाले हैं, तो वो पहले अपना पूरा जो भी सैलरी आती है, जो भी महीने का धनराशि कमाते हैं, उनमें से सबसे पहले खर्चा करते हैं, और बचा अगर कुछ होता है तो वो निवेश करते हैं। तो ये निवेश क्या है, कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? सबसे पहले इसकी फंडामेंटल्स को थोड़ा हमें हेल्प कीजिए समझने के लिए सर, तो प्लीज़ कैन यू हेल्प अस? तो तुषार, मैंने जैसे आपको बताया था कि ये पॉडकास्ट के माध्यम से हमको कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, कुछ फॉर्मूला नहीं देना है। प्रयास यही है कि मैं एकदम सिंपल फॉर्मूला आपको दूं, ताकि दर्शक भी अपने इन्वेस्टमेंट को इवेल्यूट कर सके, वो उस पर खड़ा कर सके ये डेफिनेशन पे कि ये निवेश सही है या नहीं। सेल्फ चेक खुद को कर सकते हैं। जी जी जी, क्योंकि अपना पॉडकास्ट का गोल ये है कि भाई दर्शक शुड बी एजुकेटेड, राइट? करेक्ट। तो मैं एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दे रहा हूँ निवेश की। निवेश उसे कहते हैं जिसे करने से उसका वैल्यू या उसका जो भी फाइनेंशियल वैल्यू या गेन रहता है उत्तर बढ़ता रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। करेक्ट। ठीक है, अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। जी सर। जैसे
अभी लोगों को गाड़ी में निवेश करना निवेश लगता है, क्या ये सही निवेश है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उसको 3 साल 4 साल के बाद अगर आप गाड़ी के वैल्यू देखेगी, वो ख़त्म हो जाती है, राइट, डेप्रिशिएट होती है, डिप्रिशिएबल, वो घटती है, तो उसे हम निवेश नहीं बोलते। जैसे आप सोना ले लीजिए, जी, सोना आज लिया, सोने का भाव बढ़ता ही रहेगा, उत्तर बढ़ेगा, तो वो आप उसको निवेश की कैटेगरी में रख सकते हैं। करेक्ट, घर लिया रियल एस्टेट में, घर की भी वैल्यू आप 5 साल 10 साल देखेंगे, रियल एस्टेट में भी आपको 8% 10% रिटर्न मिलता है, उसे भी हम निवेश की कैटेगरी में रख सकते हैं। राइट, तो दर्शक खुद ही ये जान सकते हैं कि निवेश अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, कहीं पे मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो क्या सही निवेश है या नहीं है। अभी हमने बात किया सोने और घर का, राइट। जी, दिस इज ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्ट। वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। नाउ जेन जी के लिए क्या है, वो निवेश है, जेन जी उसमें नहीं करेगी। दे गो फॉर बिटकॉइंस, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, उसमें जा रहे हैं, राइट। तो काफी ट्रेंडिंग है वो आजकल, मैंने देखा वो है। काफ़ी ट्रेंड, हर किसी को बस ओवरनाइट पैसा कमाना है, तो वो स्टॉक्स में डाल रहा है विदाउट हैविंग अ फेयर नॉलेज। लोगों को ओवरनाइट रिच बनना है, रिस्क भी लेना पड़ेगा, जैसे हम बोलते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है। करेक्ट। तो मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड से स्टॉक्स वगैरह है, दिस आर जेन जी, मतलब अभी के एरिया में निवेश के साधन है, राइट। बेनिफिट क्या रहता है कि जब हम ट्रेडिशनल निवेश को ये निवेश से कंपेयर करते हैं, लोग इन्फ्लेशन कंपेयर करना भूल जाते हैं, राइट। अभी जैसे महंगाई है, राइट। सर, ये इन्फ्लेशन का थोड़ा एक लाइन में अगर आप किसी को समझा सके कि इन्फ्लेशन मतलब होता क्या है। मान लो 100 रुपये के कंपैरिजन में इन्फ्लेशन का ये फंड है, क्योंकि लोग समझते नहीं है, तो लोग किसी भी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं बिना गैप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड द गेन का वो समझने से पहले। तो मैं क्या ना गाने से इसकी शुरुआत करूँगा। ठीक है सर। सैया बहुत ही पैसा कमावत है, महंगाई डायन खाई जावत है। कहने का मतलब है, आप जितना भी पैसा कमाते हो, ये करते हो, ये महंगाई ऐसी है कि आपका पैसा खा जाती है। हाँ, उसका परचेज वैल्यू जो होता है आपके पैसे का, वो कम हो जाता है। सो इफेक्टिवली आपका जो इनकम सोर्स है वो कम हो जाता है, राइट। तो जब हम निवेश करते हैं तो हमको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि पैसे का वैल्यू बढ़े तो सही, हाँ, पर साथ में इन्फ्लेशन को भी बीट करना चाहिए। सिर्फ पैसा बढ़े वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इन्फ्लेशन को भी बीट होना चाहिए। इन्फ्लेशन 7% है और आपका अगर निवेश का रिटर्न 12% है, तो इन्फ्लेशन को उसने बीट कर दिया। जी जी। तो मतलब ग्रॉस ग्रोथ जो, मतलब नेट ग्रोथ जो हुआ वो 5% का मिला आफ्टर अचीविंग द इन्फ्लेशनरी वैल्यूज। यस। ओके, सी तुषार, you should look at the net effect of that investment. Correct, ठीक है, correct. टैक्सीज है, ये सब आपका एक्सपेंस है। सो टेक इन्फ्लेशन ऑल्सो एज एन एक्सपेंस। करेक्ट, ठीक है, इट इज एक्सपेंस ऑफ लिविंग। करेक्ट। तो अगर आपने वो दे दिया तो आपके पास बचा क्या एंजॉय कर। यू आर इन नेगेटिव इकोनॉमी। हाँ, यू आर इन नेगेटिव, यू आर जस्ट इमोशनल साइकोलॉजिकल प्रॉफिट, बट एक्चुअली इन रियलिटी यू आर इन लॉस। या एंड नो कंट्रोवर्सीज। बट जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो ट्रेडिशनल निवेशक है, एफडी में निवेश करके खुश हो जाते कि मेरा पैसा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ा। हाँ, दर्शक, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप एक बार बैठ के शांति से इवेल्यूएट कीजिए, आपका पैसा बढ़ा या घटा, या महंगाई खा गई। ये आप हिला रहे लोगों को आज। तो सर एक बात बताइए बीरेन जी, निवेश करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? अच्छा तुषार, सबसे बुनियादी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। राइट। निवेश करने से पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि पहले अपना माइंडसेट आप ये कीजिए, सेट कीजिए। ओह, वेरी गुड। जब तक आपका माइंडसेट निवेश के लिए तैयार नहीं है, कोई भी आप निवेश करोगे, पहली चीज़ इज फर्स्ट यू शुड पे योरसेल्फ। आप खुद को कुछ आपका हिस्सा दीजिए। व्हेन आई से व्हेन यू शुड पे योरसेल्फ, मैं आपको इलेबरेट करता हूँ कि क्या है। जी। जैसे आपका सैलरी फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया आया, राइट, 10% या 20% जो भी है, वट एवर इज कंफर्टेबल, यू फर्स्ट गिव इट टू योर सेल्फ। राइट। नाउ व्हेन आई से गिव इट टू योर सेल्फ, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप पे खर्च कीजिए, गाड़ी ले लीजिए या महंगा मोबाइल ले लीजिए, नो। जब मैं ये बता रहा हूँ कि गिव इट टू योर सेल्फ, यू शुड आइदर सेव और इन्वेस्ट। राइट। तो आपका सैलरी का पहला 10% या 20% आपको निकालना है, उसको या अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना है। निवेश की व्याख्या मैंने आपको दी ही है दर्शकों, वो व्याख्या पे जो भी खरा निवेश का स्रोत हो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। वो करने के बाद कुछ बचता है, देन यू डू द एक्सपेंसेस,
EMIs और ये सब। राइट। ये मैं क्यों कहता हूँ तुषार, क्योंकि ये जो हम बोल रहे हैं ना कि पे योर सेल्फ, ये एक हैबिट है जो कल्टीवेट करनी है। करेक्ट। राइट। जब तक आप माइंड में ये चीज़ हैबिट एज अ हैबिट कल्टीवेट नहीं करेंगे, ना तो आप निवेश कर सकेंगे, अगर आपने निवेश कर भी लिया तो उसका ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका माइंडसेट नहीं है। नहीं सर, आपने ये बहुत सच बात कही, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है, स्पेशली जो गोल ड्रिवन नहीं है, अपने जीवन का कोई मकसद नहीं है जिसमें कि कैसे अपने पैसों को संभालेंगे। मैंने अक्सर देखा है कि लोग पैसा आते ही खर्च करना समझते हैं, कभी इस विषय में विचार नहीं करते कि मैं आज अगर मेरी सैलरी आई है तो सबसे पहला मेरा काम क्या होना चाहिए। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट सर, आपकी ये जो बात है इससे मैं खुद ज़्यादा ताल्लुक़ इसलिए रखता हूँ क्योंकि जीवन के लंबे समय में जब तक कि मैं सैलरीज मिलती थी मुझे, पहले मैं स्पेंड कर देता था टिल आई रियलाइज़ कि यार मैं स्पेंड कर रहा हूँ, लेकिन आई हैव रियलाइज़ कि अगर मैंने अपने भविष्य के लिए कुछ नहीं किया आज तो समय यूँ ही बीतता चला जाएगा एंड आई विल बी लेफ्ट विथ नथिंग। एंड सिंस आई हैव रियलाइज्ड पिछले 6-7 सालों में सर, मैं और मेरी वाइफ हम लोग दोनों वी डू दिस कि जैसे ही सैलरीज आती हैं कुछ पैसा बाहर निकालो, उसको या तो सेव कर लो, कुछ अपने फ्यूचर एम्बिगुअस चैलेंजेस के लिए या फ्यूचर कुछ गोल्स के लिए हम लोगों ने वो शुरू किया है सर। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आज की आपकी ये जो लाइन है ये मुझे तो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है क्योंकि आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट। तो मुझे लगता है दर्शकों को भी ये लाइन, अगर इफ़ दे वांट टू टेक दिस एडवाइस, दैट फर्स्ट एक्सट्रैक्ट दैट मनी आउट फॉर योर गोल्स टू सेव, इन्वेस्ट वेरेवर, consult your advisor, you know, who is the best in advising you for investments, वो ज़रूर कीजिए। जी। और तुषार, दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता था जी कि पे योर सेल्फ, जैसे हमने बताया कि माइंडसेट कल्टीवेट करना है, जी तो ये माइंडसेट क्यों इम्पोर्टेंट है। जी अगर आपको इन्वेस्टमेंट में पैसा बनाना है, राइट, अपना फ्यूचर क्लीन करना है या मतलब फ्यूचर बढ़ाना है, जी, तो ये क्यों ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो इंसानी दिमाग होता है ना जी, वो बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है, भगवान ने दी हुई सबसे बड़ी नेमत है हमको, सबसे अनमोल है। करेक्ट। ठीक है, उसके आगे सुपर कंप्यूटर भी कुछ नहीं है। करेक्ट। बट होता क्या है, इसको भी हमको प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। जैसे So कंप्यूटर में हम उसको प्रोग्राम करते हैं, इसको भी हमको प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। हम जब से जन्म लेते हैं, राइट, बचपन से हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग ऐसा हो जाता है कि भाई तुम्हें मेहनत करना है, मेहनत करके आगे बढ़ना है और तभी तुम सफल होंगे, कब तभी तुम सक्सेसफुल होगे, तभी तुम पैसा बना सकोगे। सो ट्रू, एब्सोल्युटली राइट। ये बचपन से ये चीज़ आपको बताई जाती है, तो हमारा माइंड वो हिसाब से ट्यून हो जाए कि बिना मेहनत करे पैसा नहीं बन सकता। अभी इस माइंडसेट को चेंज करने का समय है। सिर्फ मेहनत करने से पैसा नहीं बनता है, पर वो एक अपने को एटीट्यूड भी एक रखना पड़ता है, स्मार्ट अप्रोच रखना पड़ता है। जैसे मैं मेहनत किया, मेहनत करके मैंने सैलरी लिया, मेरा सैलरी कहाँ जाता है, EMI में जाता है, खर्चों में जाता है, ग्रोसरीज में जाता है। तो आप अपना पैसा आने के साथ ही आपका माइंडसेट क्या रहता है कि मुझे किसी को देना है। करेक्ट। तो आप अपने माइंड में ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि द मनी दैट इज कमिंग टू मी इज नॉट फॉर मी, इट इज फॉर अदर्स टू पे द बिल्स। ओह माय गुडनेस, यस। सो हाउ यू थिंक आपका पैसा भी वहाँ पे फ्लो होगा। एब्सोल्युटली राइट। पैसा आते ही आपका पैसा चला जाता है EMIs में, ग्रोसरीज में चला जाता है, खर्चा हो जाता है, एंड देन कुछ बचता है तो आप अपने को बोलते हैं कि चलो मैं कुछ अपने लिए कर लेता। राइट। आप कुछ बचा नहीं सकते। इसीलिए मैं कहता था कि एक माइंडसेट आपको कल्टीवेट करना है कि भाई पैसा मुझे बचाना है। सो ट्रू, वाओ। सो दूसरा, अगर आप 20% नहीं बचा सकते, 10% बचाइए आपकी सैलरी। शुरू तो कीजिए कहीं से। 10% नहीं बचा सकते, 1% बचाइए। 1% तो आप ये मत कीजिएगा दर्शकगण कि आप 1% भी अपने सैलरी से नहीं निकाल सकते। राइट। इट्स ऑल अबाउट चैनलाइजिंग योर माइंड। राइट। ठीक है, माइंड को अगर आपने सेट कर दिया, पैसे को आपने अपना काम करने को रास्ता बता दिया, पैसा अपने आप फ्लो होगा। यस। हमारी ये स्थिति क्यों है पता है तुषार? आज ज़्यादातर जो लोग होते हैं, जो इनकम जनरेट करते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, उनकी ये अभी स्थिति क्यों है पता है? वो पैसों को काम पे नहीं लगाते। दिन रात पैसों के लिए काम करते हैं पर पैसों को कभी काम पे नहीं लगाते।
वो मेहनत करते हैं, पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि किसी और को पैसे पे काम हाँ। करा सकते हैं, खुद के पैसों का नहीं। अभी के लोगों का माइंडसेट ये है कि मैं किसी और के लिए कमाता हूँ इसलिए कि मुझे कुछ बिल भरना है, ये भरना है, सस्टेन करना है। दर्शकों, जब तक आप पैसा अपने लिए नहीं कमाएंगे और पैसे से काम नहीं कराएंगे, मार्क माय वर्ड्स, आप पैसे के लिए पूरी ज़िंदगी काम करते रहेंगे। एब्सोल्युटली राइट। सर एक बात बताऊं, मतलब नॉट डाइवर्टिंग द टॉपिक, ओके पर आई हैड अ गेस्ट एंड ही सेड दिस थिंग दैट हमें बचपन से सिखाया जाता है हाउ वी कैन बी अ वेरी ट्रेन्ड स्लेव ऑफ नॉट समवन एल्स बट स्लेव ऑफ आवर ओन सर्कमस्टांसेस। और ये इतनी साइकोलॉजिकली, लोग MBA सीखते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बट वो सीख के जॉब ही करते हैं क्योंकि उनको माइंडसेट सिखाया जाता है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपको किसी और का करना है, यू कैन नॉट मैनेज योर सेल्फ। सर वो माइंड ही पूरा अलग हो जाता है, माइंड ही स्लेवरी सेट हो जाता है। जब वैसा होगा तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि आपको आपका पैसा आपके लिए काम करवाना है, ना कि आप अपने सर्कमस्टेंसेस के लिए काम करो। तो अगर पैसा आपके लिए काम करने लगे तो जो पैसा आएगा, मनी विल पुल मनी एंड दैट मनी विल पे योर बिल्स। सो तुषार, मैं आपको दर्शकों को एक दूसरी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। जी जी सर। जब आप सोचते हैं कि मैं अमीर बन रहा हूँ, राइट, तो अमीर बनना पैसों से नहीं आता है। अमीर पहले यहाँ पे बनते हैं, राइट। आपका माइंड पहले अमीरों की तरह सोचना चाहिए। राइट। भाई अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं कि ये इतना पैसा कमाते हैं, वो माइंडसेट डेवलप कीजिए। राइट। पैसा तो बाद में आएगा, पहले वो माइंडसेट आपके साथ होना चाहिए। करेक्ट। मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ आर्मी का। जैसे अपने आर्मी के जवान है, राइट, जी जी जी। ऑल रिस्पेक्ट टू देम, बहुत ही मतलब सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं देश के लिए। करेक्ट। के बलिदान को हेड्स ऑफ टू देम। करेक्ट। बट उनका एक ये चीज़ रहता है कि वो बहुत ही मजबूत है, वो है, राइट। पर वो मजबूत कैसे बने किसी ने सोचा? डर उनको भी लगता है, पर उनका माइंड का मेंटल कंडीशनिंग ऐसा हो जाता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, करेक्ट। आगे आपके सामने कोई भी आए, देट ऑलवेज फॉलो देयर ऑर्डर्स एंड उनका गोल की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। उन्होंने माइंड को इसलिए ऐसा प्रोग्राम किया ऐसा कि बॉडी tuning को हो गया है। इंस्ट्रक्शंस ही वैसे आते हैं। ऐसा ट्यूनिंग हो गया है उनका ट्यूनिंग। कुछ। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। जैसे उनका सार्जेंट कमांडर उनको एक गोल दे देता है कि आपको ये चौकी कैप्चर करनी है, करेक्ट। वो विदाउट एनी डिफिकल्टी, सामने 10 आदमी आएगा, 100 आदमी आएगा, विदाउट एनी ये वो कंटिन्यूसली वो गोल की तरफ बढ़ेंगे। एब्सोल्युटली राइट। सेम चीज़ हमको फाइनेंशियल प्लानिंग में करनी है, इट्स नो डिफरेंट। करेक्ट। सर एक बात बताइए, हमने निवेश के आयामों के बारे में बात कही अभी इन अ वेरी शॉर्ट वन। निवेश करने से पहले आपने माइंडसेट की, और कोई आयाम है जिसको निवेश करने से पहले हमें ध्यान में रखने, या फिर डायरेक्टली हमको निवेश के टूल की तरफ बढ़ना है? क्या लगता है आपको? तुषार, जैसे मैंने बताया, हमारा एक फ्रेमवर्क है निवेशकों के लिए। जैसे हमारे क्लाइंट्स हमारे साथ बैठते हैं, ये करते हैं जी, तो हमारा एक फ्रेमवर्क है, तो मैं दर्शकों के साथ वो फ्रेमवर्क शेयर करना चाहूँगा। बहुत अच्छा रहेगा सर, दर्शकों को ये उसका फ़ायदा रहेगा। तो जैसे आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, राइट, फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज सिक्योर योर सेल्फ। पहले हम नॉर्मली बोलते हैं कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए अच्छा वाला, एंड जब मैं बोल रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस, तो उसका कवर भी एडिक्वेट होना चाहिए। Correct. सिर्फ 4 लाख 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेने से आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल जाता। आज के सिनारियो में कितना खर्चा, ये खर्चा है, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बैठिए, यू कंसल्ट कितना खर्चा है, आइडियोलॉजिकली कितना कंफर्ट लेवल रहेगा फॉर द कवरेज, वो पूरा प्लान करके फर्स्ट यू गो फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस। राइट। आपका सैलरी में निवेश बाद में कीजिए, पहले लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस। राइट, एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट थिंग यू विल गो फॉर इज टर्म इंश्योरेंस। राइट। अभी टर्म इंश्योरेंस जब मैं बोलता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि ऐसा हमने इंश्योरेंस किया हुआ है, तो वो जनरली यूलिप की बात करें, यूलिप बेस्ड इंश्योरेंस की बात करते हैं। करेक्ट। अभी दिस इज़ माय ओपिनियन, मैं यूलिप क्यों रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि जब आप यूलिप में जाते हो, यूलिप में टिपिकली इन्वेस्टमेंट कैसे होता है कि एक पार्ट सेविंग में जाता है एंड 1 पार्ट गोज टूवर्ड्स द इंश्योरेंस। करेक्ट। तो कभी आपका पूरा इन्वेस्टमेंट भी कंपाउंड नहीं होता है अच्छे से, और कभी आपको फुल 100% प्रोटेक्शन भी नहीं मिलता है विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी दैट यू कैन स्पेयर। राइट। तो आई वुड बेटर सजेस्ट टू गो फॉर अ टर्म इंश्योरेंस। अच्छा सा टर्म इंश्योरेंस अगर आप ले रहे हो, राइट, 2025 में यू कैन गेट 1 crore ऑफ कवर इफ़ यू आर हेल्दी इनफ एंड इफ़ यू स्टार्ट अर्ली इन योर लाइफ। क्या बात है। फिर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वो प्रीमियम बढ़ता जाएगा। तो दर्शकों से यही विनंती है कि पहले हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस अपना ढूंढ लीजिए द मोमेंट यू स्टार्ट अर्निंग,
so that you can cover your and your parents Family's risk. towards any adversities. सर क्या आप इस बात को मतलब हाईलाइट करना चाहते हो कि मानो अगर किसी के पास, एक एग्जांपल लेते हैं, 80 लाख का घर है, जी उसमें उसकी होम लोन चल रही है जी और दूसरे उसके कुछ और लोन चल रहे हैं, अगर भगवान ना करे उसको कुछ हो जाता है तो ये टर्म इंश्योरेंस उस वैल्यू, जो रिस्क की जो वैल्यू है उसको कवर करना चाहिए वो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही समझ में नहीं आता कि रिस्क टर्म इंश्योरेंस कितना का लेना चाहिए, कितना कवर करना चाहिए, इसी में लोग भूल जाते हैं। और मैं कई लोगों से जब बात करता हूँ तो ये समझ में आता है कि उन्होंने टर्म इंश्योरेंस तो लिया बट दे डोंट नो वेदर इट इज़ एडिक्वेट और इट इज़ टू मच। वो इक्वेशन ही समझ में नहीं आता उनको। जी, तो तुषार, जैसे हमने ये पॉडकास्ट में दर्शकों को वादा किया था हाँ, कि हम कुछ भी चीज़ कॉम्प्लेक्स नहीं रखने वाले हैं, बहुत ही Correct. सिंपल रखने वाले हैं। करेक्ट। तो मैं दर्शकों को उसके लिए भी एक वेरी सिंपल फॉर्मूला देता हूँ। टर्म इंश्योरेंस जब आप कवर चुनते हो, हाँ। इट शुड आइडियली बी 10 टाइम्स और 20 टाइम्स योर एनुअल सैलरी। आइडियल शुड इज 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। एनुअल इनकम। जैसे आप फॉर एग्जांपल 1 लाख पर मंथ कमा रहे हो, जी, आपका सालाना हुआ 12 लाख, उसका 10 गुना मतलब 1 करोड़ 20 लाख। ओके, दैट इज द मिनिमम यू शुड गो फॉर। राइट। अगर आप 20 गुना कर सकते हो दैट इज़ वेल एंड गुड, उससे बेहतर कुछ नहीं, बट एटलीस्ट यू शुड एम फॉर 1.5 to 1.2 करोड़। परफेक्ट। सो आई होप दर्शकों को मैंने एक फिर से एक सिंपल फॉर्मूला दे दिया है टर्म इंश्योरेंस सिलेक्ट करने का। सच अ गोल्डन, बीरेन जी, आपकी स्पेशलिटी यही है जी, कि आप लोगों के मुश्किल से मुश्किल काम बड़े आसान कर देते हो। कि उसका रीज़न है तुषार, क्योंकि मैं बहुत ही सामान्य आदमी हूँ और सामान्य आदमी के बीच में रहता हूँ, तो मैं सामान्य आदमी की ही भाषा बोलता हूँ। जी, थैंक यू बीरेन जी, थैंक यू। बीरेन जी, अब ये बताइए, आपने म्यूचुअल फंड का रेफरेंस एक दिया था बीच में शुरुआत में अलग अलग टूल्स के इससे, लेकिन सर अगर मुझे इन्वेस्टमेंट का कोई टूल पकड़ना है आज के तारीख में, मैंने मान लेते हैं मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, मान लेते हैं मैंने टर्म इंश्योरेंस भी ले लिया, अब ये तो मेरे एक्सपेंसेस में गया, मंथली एक्सपेंसेस में चले गया, जी, बट मेरा फ्यूचर प्रूफिंग, मेरा वेल्थ जनरेशन, इन सब का विषय अगर मैं लेता हूँ तो क्या मुझे गोल्ड में डालना है, जैसे आपने गोल्ड का एक एग्जांपल दिया था, क्या मुझे घर खरीदना है जैसे आपने घर का, या फिर मुझे म्यूचुअल फंड में डालना है जैसे आपने म्यूचुअल फंड का भी बताया था, तो कौन सा टूल सर सही है? इससे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो सर और क्यों करना चाहिए? तो तुषार, जैसे हमने बात किया बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग द इन्वेस्टमेंट, राइट जी, अभी एक थर्ड स्टेप हमारा और बाकी है, ओके, हैविंग ए इमरजेंसी फंड। ठीक है, राइट, हाँ, कभी भी आप निवेश चालू कर रहे हो, निवेश ऐसा आप कीजिए जो 10 साल 15 साल डाउन द लेन आपका चलेगा, राइट, बट विद इन दैट टाइम अगर इंटरमीडिएट आपको कुछ नीड है, कुछ इमरजेंसी आ गई तो क्या करोगे? राइट, तो फॉर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ इमरजेंसी फंड। करेक्ट, अब अगेन जैसे हमने बताया था फॉर्मूला क्या है इमरजेंसी फंड का, ओके, तो आपका मंथली सैलरी का 3 टाइम्स, आइडियली 6 टाइम्स, बट एटलीस्ट 3 टाइम्स आपके बैंक अकाउंट में होना ही चाहिए, विच विल इंश्योर कि अगर कुछ मिसफॉर्चून हो रहा है, कुछ ले ऑफ हो गया या कुछ भी मिसफॉर्चुनेट अपने साथ हो, एटलीस्ट वी हैव 3 years ऑफ सस्टेनेंस वाइल थिंकिंग ऑन द अदर ट्रैक। पूरे साल का 3 times यू आर सेइंग? नो, 3 months ऑफ योर सैलरी, मतलब एटलीस्ट 3 महीने की सैलरी आपकी बैंक अकाउंट में। जैसे आपने 1 लाख का एग्जाम्पल दिया था, 3 लाख रुपए 3 महीने की सैलरी, 3 दैट इज एटलीस्ट एटलीस्ट, आइडियली 6 months, राइट। और यू आर सेइंग 3 लाख का मल्टीप्लाई बाय 3, जो अभी हमने जो एग्जांपल लिया जी, कि 1 लाख रुपए महीने की सैलरी है ग्रॉस, सो इनटू 3 3 लाख 3 लाख बैंक बैलेंस होना ही चाहिए। 3 लाख रुपए होना चाहिए। अच्छा, जब मैं इमरजेंसी फंड बोलता हूँ, राइट, आइडियली इट कैन बी इन योर करंट अकाउंट या कोई भी आप लिक्विड फंड, अभी म्यूचुअल फंड में भी लिक्विड फंड्स रहते हैं, यू कैन पार्क इन देयर। आइडिया इज टू कि जब भी आपको ज़रूरत चले विद इन 24 to 48 hours अगर वो आप रिट्राइव कर रहे हो हैसल फ्री, विदाउट एनी uncomfortability or anything, then it is called truly liquid. राइट, सो लिक्विड का डेफिनेशन ये रहता है लिक्विडिटी का कि आप 24 से 48 घंटे में वो राशि इजीली निकाल सको, उसको हम लिक्विड बोलते हैं। सो मतलब सर कोई मान लो कोई क्राइसिस आ जाते हैं, तो इन क्राइसिस को मैनेज करने के लिए आप मल्टीप्लाई बाय 3 का रूल, सैलरी मल्टीप्लाई बाय 3 का रूल, सो आई थिंक ये तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑन अ ग्रेजुअल सेविंग, ग्रेजुअल बेसिस पे होगा। करेक्ट, करेक्ट,
बूंद बूंद से सरोवर भरता है, सही वो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन से आपका इमरजेंसी फंड बनेगा। राइट। सो मैंने बताया कि निवेश के कई साधन हैं। जैसे आपने रियल एस्टेट ले लिया, गोल्ड है विच इज़ वेरी ट्रेडिशनल, आज भी चलता है, रिलेवेंट है, हेजिंग अच्छा होता है गोल्ड से, दैट इज़ स्टिल रिलेवेंट, सो वो आप कर सकते हो। रियल एस्टेट में जा सकते हो, म्यूचुअल फंड है, बिटकॉइन है। ये तुषार है ना, इसका रिस्क हायर के रहता है। जब मैं बोलता हूँ रिस्क हायर, दर्शकों के लिए कि मैं सिंपल करना चाहता हूँ, एक सिंपल रूल है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। राइट। बट दैट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, हियर इज द ट्विस्ट। ओके। हाई रिस्क आपका कब होता है? जब आप इन्वेस्टमेंट सोच के नहीं करते, दैट इज हाई रिस्क। आज के ज़माने में अगर आप अच्छे से अपना निवेश समझते हो, आपका गोल क्लियर से है कि आपको कितने साल के बाद निवेश का उपयोग करना है या कितने साल तक निवेशित रहना है, then it is not actually high risk but definitely high returns। फिर से समझाइए सर। जी, मैं आपके लिए फिर से ये कहते हो, जैसे मैं निवेश करना चाह रहा हूँ, राइट, तो मुझे पहले अपने आप को समझना है कि भाई मेरा रिस्क प्रोफाइल क्या है। मैं इसको एक जीपीएस की भाषा में बोलता हूँ। जीपीएस हम जब करते हैं कोई लोकेशन के लिए या गोल के लिए, तो जीपीएस हमको क्या दिखाता है? पहले क्या पहले तुम कहाँ हो? तुम पहले कहाँ हो, राइट। वहाँ से आपकी जर्नी कहाँ जा रही है? सेल्फ अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट। राइट। पहले मैं अभी कहाँ हूँ वो मुझे जानना चाहिए। देन आता है मुझे कहाँ जाना है, और बीच में आएगा नेविगेशन, मैं कहाँ से जा सकता हूँ। अभी मेरे करंट लोकेशन से डेस्टिनेशन से मल्टीपल गोल हो सकते हैं, मल्टीपल पाथ हो सकते हैं। मुझे कौन सा सही पड़ता है वो मुझे डिसाइड करना है। हाँ। तो निवेश की जर्नी में भी ऐसा ही है। राइट। आपको अमीर बनने के लिए, धन का उपार्जन करने के लिए, वेल्थी बनने के लिए बहुत रास्ते मिलेंगे। करेक्ट। बेस्ड ऑन योर रिस्क यू हैव टू डिसाइड कि भाई कौन सा मेरे लिए सही। Optimum म्यूचुअल फंड तो कौन सा सही है, पर मेरे लिए कौन सा सही है? हाँ, That is ऑप्टिमम important। कौन सा है? सही है। ऑप्टिमम कौन सा है? सही है। वाह, ये बड़ी बात कही आपने सर। गूगल भी बहुत चीज़ें सिखा जाता है। सर, तो म्यूचुअल फंड का अगर आपने जैसे बताया कि म्यूचुअल फंड सही है, आप अभी आपने कहा, जी तो सर ये म्यूचुअल फंड होता क्या है? जी ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में लोग कहते हैं कि हम जानते हैं, पर वास्तव में सर वो नहीं जानते। तो सर थोड़ा उस पर ऐसे ही आप बड़े सिंपली जीनियस रूट्स जरा दिखा के सर थोड़ा इस पे ध्यान आकर्षित करें लोगों का कि म्यूचुअल फंड होता क्या, जी ज़रूर। और क्या करना चाहिए? जैसे हमने बताया था, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल मतलब अपना, फंड मतलब पैसा, अपना पैसा। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा निवेश का साधन है। मैं आई फर्स्ट गो बाय द स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे मेरे और आपकी तरह सब निवेशक अपनी छोटी छोटी राशि इन्वेस्ट करते हैं, वो एक माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं। वो माध्यम उसको बोलते हैं हम एएमसी, दैट इज़ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वो अपना पैसा कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे एचडीएफसी ले लो, आईसीआईसी ले लो, एक्सिस ले लो, ये सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल। उनके अंदर निवेश करते हैं, कोई पर्टिकुलर स्कीम में निवेश करते हैं। अभी वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास बहुत ही एक्सपीरियंस वाले बंदे रहते हैं, जो 20 साल 30 साल, अगर उनका समेशन आप कर दो ना, तो एवरेज 200 साल का एक्सपीरियंस रहता है। तो यू कैन इमेजिन के 200 साल का एक्सपीरियंस आपका पैसा बढ़ाने के लिए लग पड़ा है। क्या बात। तब सोचे आपका पैसा का लंबे टर्म में अच्छा ही रहेगा, राइट? राइट। सो बी रेस्ट एश्योर्ड। सो एक मतलब दिस इज जस्ट फॉर योर ऑडियंस टू नोट दैट इतने सारे लेवल ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपका पैसा बढ़ाने में लगे हुए हैं, जिसमें नॉमिनल एक फीस उनका चार्ज रहता है, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। जी, राइट। वो एक्सपेंस रेशियो फंड के हिसाब से चेंज होता रहता है। फंड की स्ट्रेटेजी क्या रहती है, विल कवर दैट लेटर। ठीक है। उसके अंदर रहता है, एंड देन वो अपना पैसा अलग अलग निवेश के साधनों में लगाते हैं, जैसे गोल्ड है, गवर्नमेंट डेट्स है, इक्विटी है, रियल एस्टेट है, जितने भी अवेलेबल साधन है उसमें अपनी सूझबूझ के हिसाब से लगाते हैं। और इसका जो भी एप्रिसिएशन आता है पैसों का, राइट, तो हमको वो एक चीज़ देता है एनएवी, दैट इज नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू, ओके। तो उसका एनएवी बनता है, उसके हिसाब से हमने जो राशि में पैसा निवेशित किया है वही राशि में हमको यूनिट्स मिलते हैं। सर, तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते 1 लाख रुपया निवेश किया। जी, 1 लाख रुपया निवेश किया, और किसी, आपने जैसे एनएवी की बात कही, किसी पर्टिकुलर फंड की एनएवी वैल्यू है 10 रुपया। जी, तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि अगर मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो मुझे 1000 जी यूनिट्स मिल जाएंगे, मैं खरीद लूंगा? जी, राइट, ओके। सो तुषार, ये भी एनएवी कैसे कैलकुलेट था वो भी इंटरेस्टिंग है, योर ऑडियंस शुड नो।
ओह सही है, बताइए। जैसे कोई फंड है, उसका 10,000 20,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो हम बोलते हैं ना जमा राशि, सारे निवेशकों की जमा राशि, उसे हम फाइनेंस की भाषा में एसेट अंडर मैनेजमेंट बोलते हैं या AUM, अच्छा, ओके। इन पॉपुलर जार्गन। तो उसके अंदर जैसे मैंने बताया कि सिंस वी आर एम्प्लॉइंग मैनी एक्सपर्ट्स, तो उनका सैलरी लगेगा, उनका एक्सपर्टीज़ का फीस लगेगा, राइट। आफ्टर डिप्लॉइंग दैट कुछ ज़्यादा गवर्नमेंट चार्जेस भी रहते हैं, STT रहता है, GTT रहता है, वो सब खर्चे माइनस करके जो भी एसेट वैसेट अपने पास उसके अंदर AUM के अंदर डिप्लॉय करके जो नेट वैल्यू आता है, उसके बाद इन अकॉर्डेंस ऑफ कितना अपना यूनिट्स होल्डर है, वो डिवाइड करके जो वैल्यू निकलती है उसको हम नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। और वो अच्छा। रोज का रोज कैलकुलेट होता है। ओह डेली चेंज होता है वो? जी। तो निवेशक जो पुराने इन्वेस्टमेंट टूल्स या वगैरह देखते होंगे, उनके लिए कोई ये नई बात है कि उनके निवेश की राशि वो रोज के रोज देख सकते हैं। Right. देखना नहीं है बट आप देख सकते हो, ऑप्शन है, यू कैन ऑप्शन है। सो बाय सेइंग दैट म्यूचुअल फंड एक ऐसा टूल है जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मैक्सिमम, सिक्योरिटी वेरी रिजनेबल, एक्सपर्ट इज वेरी गुड, और आपका स्लोली एंड ग्रेजुअल जो पैसा बढ़ने की रेट है वो भी वेरी डिसेंट और रिजनेबल है, और मीडियम दोनों की कैटेगरी में आएगा, दोनों में आता है। दोनों में आता है। Right. ठीक है। अभी इंडेक्स फंड जब मैं रिस्क लो कैटेगरी बोलता हूँ, तब मैं इसका ड्यूरेशन भी इसके साथ जोड़ देता हूँ। ओके 3 साल या उससे कम के अगर उसमें निवेश करना है, यू शुड गो फॉर लो कैटेगरी, लो रिस्क कैटेगरी। मतलब मान लो आपका हेतु 3 वर्ष तक ही 3 वर्ष या उससे कम है, कम है, है। गो फॉर लो रिस्क। लो रिस्क। तो आप क्यों सर, इंडेक्स- ऐसा क्यों? लेकिन ऐसा उसके पीछे कारण क्या? जी, एक उसका स्टडी है, मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा वंस यू गो थ्रू द कैटेगरीज। अब आते हैं मीडियम की तरफ। जैसे ठीक मैंने है। बताया कि इंडेक्स फंड हो गया। ठीक है, मीडियम जब मैं बोलता हूँ, ड्यूरेशन रहेगा आपका 3 से 7 साल के बीच में। राइट। ठीक है। तो उसमें आ गया आपका इंडेक्स फंड, जो आपको कोई ना कोई इंडेक्स को कॉपी करेगा। जैसे सेंसेक्स है, निफ्टी है, राइट। तो वो एक इंडेक्स है। इंडेक्स अगर हम हिंदी में प्रॉपर वर्ड में बोले तो सूचकांक, तो वो कुछ पॉइंट करता है, राइट। तो जैसे अपना निफ्टी है, निफ्टी का म्यूचुअल फंड रहता है, निफ्टी 50। उसमें अपने देश की जो टॉप 50 कंपनीज हैं उसमें निवेश होता है। अच्छा। TCS है, विप्रो है, सब जो टॉप 50 कंपनीज होती है उसमें निवेश होता है। राइट। तो वो एक निफ्टी 50 का इंडेक्स हुआ। करेक्ट। अभी उसके अंदर फंड मैनेजर ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाता, वो सिंपली वो इंडेक्स को कॉपी करता है। जो अपनी टॉप 50 कंपनीज वो इंडेक्स का पार्ट रहेगी, उसी रेशियो में वो इन्वेस्ट करेगा। उसका फ़ायदा क्या होता है कि एक तो रिस्क आपका डाइवर्सिफाई हो जाता है। टॉप 50 कंपनीज है, सेल्डम इट विल हैपन के 50 कंपनी जीरो हो जाए, राइट। ऐसे बुरे दिन नहीं आए अपनी इकोनॉमी पे। ठीक है। तो वहाँ पे निवेशकों का पैसा रिलेटिवली सेफ है। थोड़ा प्लस माइनस होगा, बट देन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें इट इज़ रिलेटिवली सेफ। तो एक इंडेक्स फंड होगा, पैसिव फंड, जहाँ पे हम सिंपल वो 50 कंपनीज का जो भी मतलब ये है हम कॉपी करेंगे। जो भी इंडेक्स होगा उसका स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से ही निवेश करेंगे। ठीक है। दूसरा अपना हो गया बैलेंस फंड। ओके। बैलेंस या हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड क्या है, तो उसको समझाने के लिए मैं थोड़ा इलेबोरेट करना चाहूँगा। जी सर। एक होता है डेट मार्केट। डेट मार्केट जैसे हो गया अपना बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, अपना FDs है, ये सब डेट मार्केट में आता है। डेट मार्केट की खूबी क्या रहती है कि एक अपने को रिटर्न एक अपना डेफिनेट होता है, कभी ये टाइम पे मुझे इतना रिटर्न मिले। जैसे FD है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है, आपका टर्म फिक्स रहता है, आपका मैच्योरिटी फिक्स रहता है, राइट। सो दोज टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच विल इंक्लूड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, प्राइवेट बॉन्ड्स, डेट फंक्शंस, वैसे सारे में इन्वेस्टमेंट होता है। एंड नेक्स्ट इज इक्विटी, जो अपना स्टॉक बोलते हैं, शेयर्स है, स्टॉक्स है, वहाँ पे। तो ये जब बैलेंस एडवांटेज फंड होता है, राइट, दे गिव अ इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी एंड डेट, एंड उसमें भी वेरिएशंस है, तो उसके अंदर वो इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट होता है। दैट इज सजेस्टेड फॉर मीडियम टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी उसका कैटेगराइजेशन आएगा, बैलेंस फंड किसको बोलते हैं, तो उसमें रहता है कि कंजर्वेटिव बैलेंस फंड, हाइब्रिड बैलेंस फंड और एग्रेसिव बैलेंस फंड। ओ अच्छा, इसमें भी एग्रेसिव? जी, उसमें भी एग्रेसिव है। जैसे नाम उसका इंडिकेट करता है ना, कंजर्वेटिव मतलब ज़्यादा पार्ट वो डेट में लगाएगा, डेट में और फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ में लगाएगा, और बहुत ही कम पार्ट 25 to 30% इक्विटी में लगाएगा। बैलेंस एडवांटेज फंड या इक्वल बैलेंस फंड हम बोलते हैं, तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोपोर्शन या 60-40 कह लीजिए, इक्विटी और डेट में लगेगा।
एंड एग्रेसिव में 70+% से वो बढ़ाएगा। तो Right. इक्विटी में आपका निवेश होगा 70 to 75% और बाकी का आपका फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में रहेगा। फिक्स ओके राइट, तो ये हो गया अपना मीडियम जी, इन्वेस्टमेंट का। जी। नाउ वी कम टू इक्विटी, जो सबसे पॉपुलर है, राइट, हॉट टॉपिक। हॉट टॉपिक। तो इक्विटी में 7 साल या उससे ज़्यादा अगर आपका निवेश का ये आउटलुक है, राइट, तो यू शुड गो फॉर इक्विटी। 7 साल, स्मॉल टर्म में रिस्क ज़्यादा रहेगा, उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, राइट, प्लस माइनस। जैसे अभी का मार्केट देख रहे हो, सब क्लोजली वॉच कर रहे हो, सबका पोर्टफोलियो लाल में आ रहा है, राइट। सो वो क्या रहता है, शॉर्ट टर्म पॉलिसी या शॉर्ट टर्म ऐसा वॉलेटिलिटी रहता है, राइट। राइट, फॉर दोज who can bear this volatility and go for a higher risk, they should go for equity, and that's the reason it is falling under high risk category. मतलब ऑल्दो आपका ऑब्जेक्टिव 7 साल के ऊपर है, लेकिन अगर आज आप लॉगिन करके देखोगे, अगले महीने लॉगिन करके देखो और नीचे जा रहा तो यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज योर टर्म इज लॉन्ग। जी, फोकस आपका लंबा होना चाहिए, फोकस लंबा होना चाहिए। इस पे रोज का जो ऊपर नीचे जो हो रहा है या उसमें अगर नेगेटिव में जा रहा है तो यू शुड नॉट बी वरिंग मच। जी जी, और आपके दर्शकों को मैं इसी डिस्कशन के दौरान एक टिप्स देना चाहूँगा। जी सर। सो देर आर 2 अप्रोचेस। आपको अगर रिस्क प्रोफाइल आपको ऐसा लगता है कि भाई आई कैन नॉट अफोर्ड अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल टिप देता हूँ कि हाउ वुड यू डिसाइड कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। राइट, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जहाँ पे यू कैलकुलेट योर एज, 100 माइनस आपका जो एज रहेगा, वो जो भी आपका रिमाइंडर आया, राइट, दैट पार्ट यू कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी, बाकी का पार्ट यू शुड गो इन डेट। मान लेते हैं किसी की एज है 40, 40, 100 तो 60% इक्विटी में लगाएगा, 100 माइनस 40 और 40% डेट इंस्ट्रूमेंट में, राइट। तो उसके लिए बढ़िया रहेगा बैलेंस एडवांटेज। सो मान लेते हैं 1000 रुपया मैं अगर महीने का इन्वेस्ट करता हूँ, जी, मेरी अगर एज 40 है तो मैं 600 रुपीज़ इक्विटी में डालूँ, जी, 400 रुपीज़ में डेट में डालूँ। जी, दैट इज़ अ ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच, ओके। जी, एक ये है एक आप यू कैन यूज इट एज अ थंब रूल। थंब रूल, राइट। दूसरा एक इवोल्यूशनरी ये अप्रोच आया है अभी रिसेंटली, तो वो है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। गोल बेस्ड, गोल बेस्ड मतलब आपका लक्ष्य लक्ष्य। हेतु, राइट, लक्ष्य के हिसाब से आप कर रहे हैं, राइट। राइट, मैं इसे एक मिथ गिनूंगा जहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई एज के हिसाब से आपका रिस्क प्रोफाइल, नहीं, ऐसा नहीं रहता है। एक्चुअली गोल के हिसाब से रहता है। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है तो योर रिस्क इज मॉडरेट, यू कैन स्टिल गो फॉर इक्विटी। लॉन्ग टर्म का हम यहाँ पे वही 7 से 10 साल का 7 से 10 साल से ज़्यादा है या ये है, राइट, तो यू कैन गो फॉर इक्विटी। अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म में है, राइट, कि भाई मुझे 2-3 साल में कुछ अपना डेट भरना है या मुझे कोई डाउन पेमेंट करना है होम हाउस का नए का, दैट इज हाई रिस्क, सो वो हिसाब से यू कैन गो फॉर कंजर्वेटिव। तो अगर आपको ट्रेडिशनल अप्रोच में नहीं जाना है, यू कैन ऑलवेज गो फॉर गोल बेस्ड। आपका गोल इवोल्यूशनरी जो कर रहे हैं, राइट। सिंपल थंब रूल, अगर आपका गोल सबसे नज़दीक है, गो फॉर लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। अगर आपका गोल 7 साल या 10 साल से लंबा है, यू कैन गो फॉर इक्विटी एंड अदर रिस्की एवेन्यूज। सर लेकिन एक बात बताइए, अगर मानो म्यूचुअल फंड के सिस्टम में अगर हम लोग लॉगिन लेते हैं या फिर किसी भी, तो ये कैसे समझ में आता है कि ये म्यूचुअल फंड इंडेक्स वाला है, ये म्यूचुअल फंड इक्विटी वाला है, ये वाला बैलेंस्ड है, डेट? क्या इसके कैटेगरीज म्यूचुअल फंड के नाम के आगे लिखी होती है? जी जी जी, अभी जैसे तुषार, मैं आपके माध्यम से सेबी और एमफी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये निवेश को इतना आज के ज़माने में सिंपल कर दिया है। राइट, निवेशकों को एक एक चीज़ की जानकारी उनकी वेबसाइट पे मिल जाती है। एमफी की, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, एसोसिएशन म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, ओके। एमफी की साइट पे आप गूगल सर्च कीजिए, सारे उसके प्रकार आपको मिल जाएंगे, कौन कौन से फंड अवेलेबल है ये मिल जाएगा, कौन से फंड में आपको करना है नहीं करना है, मतलब इतना एनहांस नॉलेज है आपके पास एट योर फिंगर टिप्स, जो पहले के ज़माने में नहीं था। दैट्स द रीज़न यू नीडेड द फाइनेंशियल एडवाइज़र। आई विल स्टिल सजेस्ट टू गो फॉर अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। आई विल एक्सप्लेन द रीज़न लेटर क्यों चाहिए। सर मुझे एक्चुअली वो सवाल पूछना था आपको, जी, क्योंकि आपने जैसे पहले बोला कि एक एक्सपेंस रेशो होता है, जी फाइनेंशियल एडवाइज़र को आपको ऐसे एडिशनल कुछ कमीशन देना नहीं होता, जी निवेशक को। जी जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है उसको रेवेन्यूज मिलते हैं थ्रू दी म्यूचुअल फंड। तो सर क्या कारण है कि किसी निवेशक को डायरेक्ट
जाने से फ़ायदा हो सकता है या फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाने से फ़ायदा हो सकता है? जैसे आपने सही कहा, तो मैं दर्शकों के लिए एक चीज़ स्पष्टता कर दूंगा कि ये जो हम बता रहे हैं ना, दैट आर 2 मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट मोड एंड रेगुलर मोड। जी। डायरेक्ट मोड जहाँ पे निवेशक खुद से इन्वेस्टमेंट कर सकता है, सारी जानकारी खुद लेता है या किसी और की मदद लेके ये करता है, एंड देन ही डिसाइड्स म्यूचुअली कि भाई मुझे इन्वेस्ट करना है, राइट। सो यहाँ पे ओनस और रिस्क पूरा इन्वेस्टर पे रहता है, राइट। अगर इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं हुआ या अच्छा भी हुआ, सबका जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी निवेशक का रहता है, ठीक है। जो भी उसका रूटीन और एडमिन कोर्स होते रहे, KYC करो, ये करो, एवरीथिंग इज़ अ इन्वेस्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और जब हम रेगुलर में जाते हैं, राइट, विच इज़ द मोर ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब डायरेक्ट फंड्स पिक्चर में नहीं आए थे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्टार्टेड विद रेगुलर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ पे आपको एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके साथ रहेगा, राइट। फंड एडवाइज़र, जहाँ पे आपको हेल्प करेगा, आपका रिस्क एसेस प्रोफाइलिंग करेगा, आपको जानकारी देगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, मतलब ऑल द टाइप्स ऑफ असिस्टेंस ही विल बी गिविंग यू, राइट। ठीक है। लाजमी है कि इतना सब वो सर्विस दे रहा है तो थोड़ा बहुत वो चार्ज करेगा, राइट। सो पार्ट और पोर्शन गोज फॉर अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एक्सपेंस, बट व्हेन आई से एक्सपेंस, वो एक्सपेंस आज की दौर में एमफी ने और सेबी ने, थैंक्स टू देम, इतना माइनर कर दिया है, मतलब इट इज़ लाइक नथिंग। बट वो निवेशक डायरेक्टली देता नहीं ना, वो मतलब सो अगर आपको इफेक्टिवली EUM पे 1% चार्ज हो रहा है, राइट, 10,000 करोड़ का 1% चार्ज हो रहा है, राइट, एंड 10 लाख इन्वेस्टर्स है, राइट, तो वो जो 1% निकला, दैट वुड बी डिवाइडेड बाई 1 लाख या 10 लाख, राइट। दैट इज हिज पोर्शन ऑफ ये। एंड ये एक्सपेंस इवेंचुअली जब फंड मैच्योर होता है, राइट, मतलब 5 साल 10 साल आपने निवेशित रहा, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम घटता रहता है, मतलब इट टेंड्स टू जीरो, राइट। मतलब जितना लंबा निवेश आप करोगे, योर एक्सपेंस रेशियो वुड बी लिटरली जीरो, राइट। दिस इज वन मोर रीजन क्यों आपको लंबा टिकना चाहिए निवेश में, राइट। सर, और ये भी फ़ायदा हो सकता है ना कि मानो मैं कितना भी एक्सपर्ट हो सकता हूँ अपने विषय का और कितना भी म्यूचुअल फंड का आज मैं स्टडी कर सकता हूँ, जी। आज मैंने अगर अपना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शुरू किया, हो सकता है आने वाले 4-5 साल में उसकी समझ शायद मेरे से कम हो, शायद मैं कहीं और बिजी हो जाऊँ। तो क्या लंबे समय को ध्यान में रख के भी एडवाइज़र के माध्यम से जाना चाहिए या डायरेक्ट रूट भी एक राइट रूट है? तुषार, वो डिपेंड करेगा कौन सा इन्वेस्टर का लेवल क्या रहता है, राइट। अगर इन्वेस्टर ये फील्ड में नॉलेजेबल है, उसके पास नॉलेज है, हाँ, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, हाँ, तो ही कैन गो फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर उसके पास ये नॉलेज नहीं है, हाँ, ही डज नॉट बिलोंग टू दिस एरिया, स्टिल एज ए ड्रीम टू बिल्ड वेल्थ, करेक्ट, वो अपनी रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी से ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पा रहा है, उसका फोकस इनकम बढ़ाना है, उसकी जो भी फील्ड में काम कर रहा है उसमें एक्सेल करना है, फोकस बच्चों पे, फैमिली पे है, तो इट इज़ नो हार्म एम्प्लॉइंग एनी एडवाइज़र और गोइंग फॉर अ रेगुलर फंड, करेक्ट। क्योंकि मैं उसमें आपको एक एग्जांपल भी देना चाहूँगा। जैसे एक रहता है इमोशनल फैक्टर, राइट। अभी आपके पास इंटेलिजेंस है, सब नॉलेज है, एवरीथिंग है, राइट, बट एक चीज़ इमोशनल जब पिक्चर में प्ले होता है ना, तब अच्छे से अच्छा और बुद्धिशाली से बुद्धिशाली इन्वेस्टर भी भूल कर देता है, क्योंकि इमोशंस पे अपना काबू नहीं रहता है। मैं आपको एक फन फैक्ट बताऊंगा आपके दर्शकों को भी। नॉर्मली अगर डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं ना जी, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि वो कभी अपने रिलेटिव के नियर बाई पेशेंट का ऑपरेशन कभी नहीं करेंगे, राइट। कितना भी एक्सपर्ट डॉक्टर रहेगा, वो अपने नियर बाई रिलेटिव्स का ये डॉक्टर वो डायरेक्ट वो ऑपरेशन नहीं करेगा। क्यों? उसके पास सालों की एक्सपर्टीज़ है, उसके पास टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज है, एवरीथिंग इज एट इज डिस्पोजल, तो फिर वो क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज वो इमोशनल फैक्टर आ रहा है, राइट। वेन एवर इज ऑपरेटिंग, एक बैक में फियर रहता है कि कुछ गलत हो गया तो। बट जब आप रेगुलर फंड्स में जाते हैं या फाइनेंशियल एडवाइजर और किसी को अपना फंड मैनेज करने को देते हैं, जैसे ये फंड मैनेजर है, राइट, वो इमोशन से नहीं खेलते, राइट, दे डोंट गो बाय इमोशंस। फैक्चुअल डेटा क्या बोलता है, लॉजिक क्या बोलता है, रेशनल क्या बोलते हैं, दे स्टिक टू इट एंड दे आर मेंट टू स्टे फॉर दैट फॉर लॉन्ग। उनका काम सुबह से रात तक वही होता है। दे डोंट हैव एनी अदर जॉब्स टू डू। इन एंड आउट ना। आप सोचो कि जिनके पास 200 प्लस साल का कंबाइंड एक्सपीरियंस रहेगा,
इतना 1000 करोड़ का ईओएम मैनेज करेगा, आर वी बेटर देन देम? डेफिनेटली नो। करेक्ट, सही है। प्लस उनके पास एक्सेस ऑफ अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी रहता है, राइट, विच यूजुअली आर नॉट एट आवर डिस्पोजल। और दर्शकों सीखिए, हमें भी सीखना है आज ए डिसिप्लिन। पैसा ये एक बहुत वैल्यूबल चीज़ है, आप उसको कैसे मैनेज करते हो, कैसे उसको संभालते हो। क्या आप में पैसे को संभालने का कोई डिसिप्लिन है, निवेश का कोई माध्यम है आपके दिमाग में? और अगर नहीं है तो पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जाके बात करें, आपकी पूरी जो सिचुएशन है उसका लेखा जोखा खाका पूरा उसके सामने रखें। वो आपका रिस्क आइडेंटिफाई करेगा, वो आपकी एपिटाइट आइडेंटिफाई करेगा इन्वेस्टमेंट की, और उसके बाद जो एडवाइस देता है उसकी एडवाइस पे चले और उसकी एडवाइस के बेसिस पर आपका भविष्य के जो गोल्स हैं वो गोल सेट करें। और जैसे राइटली कहा सर ने कि माइंड, मेक योर माइंड टू मेक मनी, डोंट मेक योर माइंड टू स्पेंड मनी। सो इस विषय को आगे इसका आप अध्ययन करके आप अपने आर्थिक स्वतंत्र की ओर अपना पहला कदम बढ़ाइए। यही हमारा मैसेज है आपके लिए। तब तक के लिए आपसे हम अलविदा लेते हैं, आपको हम थैंक यू कहते हैं। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई नो आपको वह लाल बटन दबाने से एलर्जी है, बट फिर भी आप दबा के देखिए, आपको कुछ होने वाला नहीं है, आपको मज़ा ही आएगा। और नई कुछ चीज़ें हमारे से जब हम लेके आएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा, उससे ज़्यादा कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, अपने कमेंट के द्वारा अपना फीडबैक हमें भेजिए और आप क्या देखना पसंद करोगे इस एपिसोड में, और आपको क्या जानना है तो हम सर को दोबारा सवाल पूछ के दोबारा बुला सकते हैं। तब तक के लिए गुड डे, एन्जॉय योर डे, प्लान योर फ्यूचर, बी रिच। थैंक यू, बाय।